अब आपको ये दिखाते हैं कि अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर क्या कहा था, जिसके बाद घमासान मचा हुआ। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। इधर महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के लिए अबू आजमी को इसी बयान के चलते निलंबित कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव अबू आजमी के समर्थन में खड़े। इस पर चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पैरोकार हैं और हमारे साथ बतौर एडवोकेट इस चर्चा में शामिल है। हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ गए, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। कपिल जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। अबू आजमी के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ कैसे फायर बयान दे रहे हैं वो आपने सुन लिया। विधान परिषद के अंदर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या तो बाहर निकाल दे, और अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो उत्तर प्रदेश बुलाए, इलाज हम कर देंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि योगी जी क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनको निकाल दे या निलंबित करे, जो समाजवादी पार्टी कभी कर नहीं सकती, वो तो उनको सिर पे बिठा के चल रही है। तो योगी जी क्यों ये मांग कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को एक बात नहीं मालूम, ये लोग क्योंकि पढ़ते पढ़ाते नहीं है। पाकिस्तान की इतिहास की किताबों को पढ़िए जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। उन किताबों के अंदर औरंगजेब को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया जाता है। जाके मैं जब बाहर था तो मैंने मंगा करके ये किताबें उनकी देखी थी, और स्कूल में क्या पढ़ाते हैं उस चीज को लेकर। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब भारत की सीमाएं उस समय बर्मा तक थी और अफगानिस्तान थी। अरे साहब, औरंगजेब तो बंगाल तक पे कब्जा नहीं कर पाया था, आसाम तक पे कब्जा नहीं कर पाया था, दक्षिण भारत पे नहीं कर पाया था। वो बर्मा तक की तो बात छोड़ दो, और अफगानिस्तान तक औरंगजेब का कब्जा था। मतलब क्या बात करते। एक अभियान मुगलों के समय में अफगानिस्तान पे हुआ, जो मानसिंह को भेजा था अकबर ने, लेकिन मुगलों का भी कभी वहां पे, इनके दादा परदादाओं का भी वहां पे कब्जा नहीं रहा। उसके बाद औरंगजेब का अपना जो इलाका था जी, भरतपुर में तमाम इसके खिलाफ विद्रोह के जाट अपने को स्वतंत्र कराया। अहिल्या बाई का था उधर मध्य प्रदेश में, छत्रसाल का था उधर न जाने कितने लोगों का। और देखिए, अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे, लेकिन हिंदुस्तान पे इनका कब्जा कभी नहीं रहा। हाँ, पहली बार हिंदुस्तान ने एक मुगल बादशाह को, सारे हिंदुस्तान ने जब अपना बादशाह माना था, तो 1857 में बहादुर शाह जफर को माना था जी, जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी। लेकिन आप क्योंकि हिस्टोरियन भी है प्रोफेसर कपिल, और आपने इसको बहुत क्लियर समझाया भी। लेकिन अबू आजमी इंसाफ पसंद बादशाह बता रहे थे, वो कह रहे थे इतिहास ने गलत पढ़ाया इस बारे में। देखिए ऐसा है कि मैं अबू आजमी को गलत इसलिए नहीं करूंगा कि उनके मजहब के हिसाब से काफिर का धर्म परिवर्तन करवाना या काफिर का कत्लेआम करना, वो मजहब पसंद है। मतलब वो सिर्फ वो बोल रहे हैं जो उनके धर्म में पढ़ाया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज का भारत का हमारे जो मुसलमान है, मान लीजिए इमाम साहब बैठे हैं साथ में, दूसरे भाईजान बैठे हैं साथ में जी, कोई हम ये नहीं कहते कि भाई आज का मुसलमान, इस देश का, हमारे भारत का जो हमारा मुसलमान है, ये इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन अबू आजमी साहब क्यों औरंगजेब का ठीकड़ा अपने सिर पे लेके फिरते हैं, और क्यों मुलायम सिंह या यादव की जो पार्टी है, ये उस ठीकरे को लेकर के फिरती है? तो ये तो जब इसकी, देखिए, ये बार बार वेरी वैलिड पॉइंट सर, वेरी वैलिड पॉइंट।
मैं एक बार जरा रशीदी साहब के पास चला जाता हूँ। साजिद रशीदी हमारे साथ है और सैयद जवाद है। रशीदी साहब, पिता का कत्ल किया, दारा शिको जो भाई था उसको चुनवा दिया, ये इतिहास तो ऐसा नहीं है कि अबू आजमी ने नहीं पढ़ा हो। इसके बावजूद उनके लिए वो इंसाफ पसंद बादशाह, मतलब या उन्होंने इतिहास गलत पढ़ लिया या वो किसी ऐसे व्यक्ति को ही अपना आदर्श मान रहे, इसकी वजह क्या समझते हैं सर? हालांकि बाद में यूटर्न ले लिया बयान से, माफी मांग ली, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं रशीदी साहब। नहीं मांगी है। देखिए दो बातें समझिए जी। एक तो ये है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, तो इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए जब बयान वापस ले लिया, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि वो एक मुगल बादशाह था, आया 55 साल हुकूमत की और चला गया। कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान उसको अपना आइडियल नहीं मानता जी। कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान उसके पीछे चलने को तैयार नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी पगड़ी अपने सर पर रखने को तैयार नहीं है। लेकिन बार बार औरंगजेब पर सियासत क्यों होती है देश में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। नहीं तो ये बहुत बड़ा ये सवाल सब तब होता है ना जब अबू आजमी कहते हैं कि वो इंसाफ पसंद बादशाह था। ये तो सियासत तो तब शुरू होती है ना। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि औरंगजेब पर कोई औरंगजेब को गाली दे रहा है, कोई औरंगजेब को अच्छा बता रहा है, इस पर सियासत हो क्यों रही है? हाँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? हर कोई जो उसको अच्छा बता रहा है वो मुसलमान का वोट लेना चाहता है, जो उसको गलत बता रहा है वो हिंदू का वोट लेना चाहता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दूसरी बात, नहीं रशीदी साहब आप कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं अपनी बात पर। नहीं रशीदी साहब मैं रोक रहा हूँ। रशीदी साहब आई हाईली कॉन्ट्रोडिक्ट। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान औरंगजेब की पगड़ी नहीं पहनना चाहता तो फिर मुसलमानों का वोट बैंक कैसे मिलेगा औरंगजेब का समर्थन करके? मतलब हीरो मानते औरंगजेब को तब तो वोट मिलेगा ना सर। यही तो सोच आपकी गलत है। मेरी नहीं सर, ये तो मैं आपकी बात से निकाल कर कह रहा हूं। नहीं आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए, मुसलमान औरंगजेब के नाम पर वोट ही नहीं कर रहा है। हाँ। बिल्कुल नहीं कर रहा है। सियासत हो रही है उसके नाम पर। कौन मुसलमान है जो औरंगजेब के नाम पर वोट देता है, मुझे बताइए। एक भी हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगजेब के नाम पर किसी पार्टी को वोट दे। अरे भाई, औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना? औरंगजेब कब था, हम आज हैं। औरंगजेब से कोई लेना देना मुसलमान का नहीं है। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो घटिया सियासत, घटिया राजनीति है। सर इसका मतलब ये रशीदी साहब एक लाइन में, इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी अगर डिफेंस में खड़ी अबू आजमी के तो गलत कर रही। देखिए, ये रैपिड फायर तो है नहीं। हाँ। क्या गलत है और क्या सही है? नहीं आप तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे बयान से आप नहीं समझ पा रहे हो, कह रहे हैं ना सर। तो अगर औरंगजेब का समर्थन करती हुई कोई पार्टी है और आप भी चाहते हैं कि इस पर सियासत ना हो तो समाजवादी पार्टी गलत है उस लिहाज से। आप खुलकर कहिए भाई, सवाल भी निकालो तो ऐसा तो निकालो जो सवाल हो। अगर मेरे बयान से आपको यही नहीं पता चल पाया कि समाजवादी गलत कर रही है, सही कर रही है, मैं तो कह रहा हूं खुलकर कह दीजिए। मैं ना समझ आपके हिसाब से, ये तो मेरा बोलना जनता ना समझ है, आप खुलकर कह दीजिए समाजवादी पार्टी गलत कर रही है। नहीं, इतनी देर मैंने बोला है और आप अब भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी कैसी सियासत कर रही है। बड़ी अजीब सी बात है ये तो। आप समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूं राशिदी साहब आप खुलकर कह दीजिए। चलिए हो सकता है मुझे आप ना समझ कह लीजिए, मैं इतना ब्लेम झेलूंगा। आप खुलकर कह दीजिए हाँ समाजवादी पार्टी गलत कर रही है। क्यों पूछा जाता है? ये समाजवादी पार्टी गलत कह रही है सर, खुलकर कहिए ना। मैं बताता हूं आपको असलियत क्या है। ठीक है प्रोफेसर कपिल। ठीक, देखिए एक तो रशीदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो मान लिया जाता है मैं आ रहा हूं आपके पास। हर मुसलमान औरंगजेब के उस पर वोट डालेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और मुस्लिम वोट बैंक को भी जो समझते हैं कि एक मुस्लिम वोट बैंक है वो गलत है। ओवैसी ने लाख कोशिश कर ली है यूपी में जीतने की, दिल्ली के अंदर जीतने की, करने की। मुस्लिम वोट क्या ओवैसी को मिल गया? जो इसने के सबसे ज्यादा भड़काऊ और फेनेटिक भाषण दिए मुस्लिम को लेकर के, वो कांग्रेस को भी गया, वो आपको भी गया, छोटा मोटा बीजेपी को भी गया। तो ये जो एक राजनीति चल रही थी सन 47 से कांग्रेस ने बना ली थी कि मुसलमानों को डरा धमका के रखो कि अगर तुमने हमको वोट नहीं डाली तो तुमको हिंदू मार देंगे। यही नीति आज जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो ही समझते हैं कि मुसलमानों को डरा धमका के रखो और अगर जो क्रूर कोई मुस्लिम था तो उसको अपना नेता बना के रखो और मुसलमानों को जो है उससे कभी बाहर मत निकलने दो। मुसलमानों को असलियत मत पढ़ने दो, मुसलमानों को आगे मत जाने दो, साइंस और उसमें मत जाने दो, आगे तरक्की मत करने दो। क्योंकि मुसलमान तरक्की अगर कर गए बच्चे तो फिर इनकी अखिलेश यादव की कौन मानेगा और ओवैसी की कौन लेकिन मानेगा? मुझे लगता है कि सर आप जो बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए समझने की बात है। एआईएमआईएम पर भी लागू होती है क्योंकि हाँ
प्रोफेसर कपिल मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद जवाद हमारे साथ बहुत देर से बैठे हुए हैं। आ रहा हूं रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। रशीदी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था रशीदी साहब, मैं आता हूं फिर से आपके पास। सैयद जवाद, औरंगजेब का किसी तरह से समर्थन तो नहीं हो सकता, और जो समर्थन में खड़ा उसका विरोध होना चाहिए, तो अबू आजमी का तो खुलकर विरोध होना चाहिए ना। और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं विधान परिषद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई आपको, और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए जो बात रशीदी साहब ने कही, मैं उस बात को और खुल करके कह देता हूँ जी कि भारत के मुसलमानों का औरंगजेब बाबर हीरो नहीं, यहाँ के हीरो ख्वाजा अजमेरी हैं। भारत के मुसलमानों के हीरो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं। भारत के हीरो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से जितने भी रहे हुए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए, चाहे जौहर बरादरान हुए, ये तमाम हमारे लीडर हैं। औरंगजेब और बाबर हमारे हीरो नहीं। हाँ, औरंगजेब को एक शासक के तौर पे देखा जाता है, उसी तरीके से मैं देखता हूँ जैसे पुष्यमित्रा शुंग को देखता हूँ और राजा शशांक को देखता हूँ, वैसे ही मैं औरंगजेब को भी देखता हूँ। मतलब क्रूर शासक के तौर पर पुष्यमित्र, हाँ, जैसे राजा शशांक थे, जैसे पुष्यमित्रा शुंग थे, वैसे ही औरंगजेब भी एक शासक था, चला गया और आने वाले लोग भी चले जाते। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्टिव होना नहीं चाहिए। अगर इतिहास पढ़ने का शौक है तो इन शाखा छाप लोगों से कहा जाए कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर के इतिहास पढ़ें। शाखा के अंदर जाकर के शाखा छाप ही ज्ञान मिलेगा, कोई ज्ञान वर्धन नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं, अब मुगलों के ऊपर बात आती है। अब मुगलों की रिश्तेदारी किससे रही है, अब मैं बोलूंगा तो हो सकता अनुराग भाई आपको भी बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों लगेगा? फिर मैं राजा नहीं, मैंने कहा हो सकता कुछ हो भाई, ये तो मैं भी मुगल को बोलूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। फिर मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं मुगलों से, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से, मेरी तो किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप तो देखिए पुरानी डिबेट्स में भी आपने बीजेपी को बोला, बीजेपी होती तो वो बीजेपी विरोध करती, बीजेपी है ही नहीं। मान सिंह, अरे सुन तो लीजिए, राजा जय सिंह और मान सिंह के जो वंशज हैं, हो सकता है उनको बुरा लग जाए, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना कहा। अब ये तो आपकी रिश्तेदारी का मसला है, अब उनके मानने वालों को बुरा लग जाएगा, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। अच्छा मुझे एक बात बताइए सैयद जवाद भाई, एक बात बताइए सैयद जवाद भाई, एक बात बताइए। प्रोफेसर कपिल ने हाथ उठा दिया, वो आपको इस पे इतिहास के मामले में काउंटर करेंगे, लेकिन सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, मतलब आपको बुरा तब लगता है जब आपके रिश्तेदारों की बात होती है। आता हूं महेंद्र जी, मैं आ रहा हूं बस इसके बाद आप ही के पास। भाई मेरी मुगलों से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। हम तो इस देश के चाहने वाले हैं, हमारे बाप दादा अजदाद ने कुर्बानी दी है। लेकिन अनुराग भाई, जिना के चाहने वालों को आप लोगों ने, जिना की मजार पे जाने वालों को आपने भारत रत्न दिलवाया है और तालियां पीटी है कि क्या कारनामा करके आया था। वाह 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 वाह, जिना की मजार पे कसीदे पढ़ने वालों को भारत रत्न अनुराग भाई आप जैसे लोगों ने ही दिलवाया। नहीं सैयद जवाद भाई गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह के आरोप लगते रहे, इस तरह के आरोपों पर मुझे लगता है कि चर्चा की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन महेंद्र जी एडवोकेट भी हैं और सुनिए 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म। अच्छा सही जवाब में जल्दी से 10 सेकंड सर। औरंगजेब और बाबर के चाहने वालों को उन्होंने दूसरा मुल्क ले लिया धर्म के आधार पर। हाँ, हमें तो यहाँ वीर अब्दुल हमीद का चाहिए था देश, तो हम वीर अब्दुल हमीद के देश में रहे, अशफाक उल्लाह खां के देश में रहे, और हम ताउमर रहेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती में रहेंगे, ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती में रहेंगे। ये हमारा मुल्क। प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे जल्दी से सर। प्रोफेसर साहब ने लिया। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जब इन्होंने अब्दुल हमीद का नाम दिया, अशफाक उल्लाह खान का नाम दिया। मैं तो इनसे कहूंगा कि भाईजान, अजीमुल्लाह से लेके, अशफाक उल्लाह से लेके और मकबूल शेरवानी तक और अब्दुल हमीद तक और अपना कलाम साहब, इन सबको लेकर के मुझे ये बताइए कि जितने राष्ट्रवादी मुसलमान थे ये, इनके नैरेटिव को क्यों गायब कर दिया गया? अबुल आजमी साहब जो है कभी अशफाक उल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, अजीमुल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, उस पे वोट नहीं मिलता ना, का नाम क्यों नहीं लेते? अरे उस पे वोट नहीं मिलता। सुनिए मेरी बात, सुनिए कपिल जी, उस पे वोट नहीं मिलता। अजीमुल्लाह इनका नाम क्यों? अखिलेश यादव को ये नहीं याद आता जब वो बात करते हैं? 10 सेकंड। हाँ सुनिए, आऊंगा और मेरी एक निवेदन है, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप इसमें पहल कीजिए। सुनिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं समझ गया। मेरा आपसे
मेरा आपसे एक निवेदन है भाईजान, मैं खुद बच्चों के लिए अजीमुल्लाह से लेके अशफाकुल्लाह से लेके जनरल शाहनवाज तक लेके और ब्रिगेडियर उस्मानी तक लेकर के छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके दूंगा। क्या आप उन पुस्तकों को मुस्लिम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी लेंगे? ठीक है, सही जवाब है। 10 सेकंड, फिर मैं उसके बाद महेंद्र जी के पास जाऊं। हाँ। देखिए, वोट की जहां तक बात आई भाई, यहाँ तो उन पार्टी को भी वोट मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो पाकिस्तान चले जाते हैं, बिरयानी खाए आते हैं, शाल लिए जाते हैं, मलियाबादी आम लिए जाते हैं, जिना की मैं एकता की बात कर रहा हूँ, आप उससे भारी नहीं कर सकते। आप तो डिवाइड करने की बात ही करते रहेंगे। अरे हमें को बुला लेते हैं, खाई को मिटाने की बात करते हैं, आप फिर उसी में आ जाते हैं लौट करके बीजेपी। और कपिल सर कुछ है पॉलिटिकल गिल है, उनको तो एक्सपोज करना चाहिए ना। जो भैया मैं करता हूँ, मैंने बहुतों को एक्सपोज किया है। कपिल सर, पॉलिटिकल विल कपिल सर, मैं बहुत संक्षेप में इस पूरे कन्वर्सेशन को एक समअप करता हूं। दरअसल क्या है ना कि वो मलियाबाद आम या फिर बिरयानी को लेकर बहुत सारे सवाल भले उठ जाएं, लेकिन चुनाव होता है तो उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाले जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाले मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो सच्चाई तो ये भी है। खैर, सैयद जवाद भाई, मैं इस पर बात और आगे करूं। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र जी, ये हमारे देश में वो कौन सा चश्मा लगाते हैं, हमारे देश के रहने वाले वो कौन सा चश्मा लगा लेते हैं? मतलब कई मंदिर हमारे, आप क्योंकि खुद मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों का दावा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, और इन्हीं मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। ये कौन सा चश्मा लगा चुके हैं? और उनको सपोर्ट करने वाली बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं सर हमारे देश में। देखिए, इन लोगों ने एक व्यवस्था का मजाक बना के रखा हुआ है। इन्होंने औरंगजेब को पढ़ा ही नहीं है, इनको औरंगजेब को पढ़ना चाहिए। औरंगजेब जैसा क्रूर तानाशाह इतिहास में दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं उसकी एक किताब लेके आया हूँ, देखिए, माशरे आलमगीर है मेरे हाथ में, चर्चित किताब है ये। उसका एक दरबारी हुआ करता था, साकिब मुस्तक खान, उसने एक किताब लिखी है माशरे आलमगीर, ये देखिए मेरे हाथ में है। और उसके काले कारनामे औरंगजेब के इसमें दर्ज हैं। ये अब्बू आजमी पढ़ लें और जो महोदय अभी बोल रहे थे ये भी पढ़ लें कि किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में तरमीम किया गया, बदला गया। रशीदी साहब, सही जवाब है। इनको औरंगजेब के वो काले कारनामे याद नहीं है। आप अपना देखिए कि क्या बोल रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वहां से भगोड़े आए थे, भगोड़ों का पक्ष ले रहे हैं, जिनका यहाँ की संस्कृति से कोई मतलब नहीं, हमारी चर्चा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने औरंगजेब को रहन सहन से कोई मतलब नहीं है। हमारी चर्चा में बैठे किसी भी मुस्लिम हमारे भाई ने फेवर नहीं किया औरंगजेब। नहीं, उनको कह रहा हूं जो कुछ जो कर रहे हैं। हाँ, वेरी ट्रू सर। ओके, मैं वही बता रहा हूं। तो औरंगजेब के जो बनते हैं, जिन्होंने ये, इसमें पूरा वर्णन आता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जब 1670 में तोड़ा गया और यहाँ से विग्रह को ले जा करके जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं आगरा में, उसकी दीवार, उसकी सीढ़ियों में लगा दिया गया। तो ये पूरा वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो और या इस देश से क्या करना चाहते हैं? ये पूरा जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने मंदिरों की मांग कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे मंदिर हमें वापस दे दो। ये सुन लीजिए। ठीक है, महेंद्र जी जल्दी से कंक्लूड कीजिए सर। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, मैं उनका रुख करूंगा बहुत जल्दी से। अरे सुनिए, यही फर्क है। अभी आज 2 बजे से आज 2 बजे सुनवाई होने जा रही है हाईकोर्ट में। 2 बजे हाईकोर्ट हम सब तथ्य रखेंगे माननीय न्यायालय में। और हमारा यह है कि 1670 में जब मंदिर तोड़ा गया और जब वहां पे मस्जिद जो बनाई है, ईदगाह बनाया, वो असली गर्भगृह भगवान का असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। 2.5 एकड़ में जो गर्भगृह बना दिया गया, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सर, उस पर बात होगी, लेकिन अभी का सबसे हिटेड टॉपिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसपे वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को बाहर करना चाहिए, जबकि अखिलेश यादव का पोस्ट ये कहता है कि वो इस तरह के किसी भी मूड में नहीं है। तो कपिल श्रीवास्तव जी, स्वागत करते हुए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे तो बुला लीजिए उत्तर प्रदेश, इलाज करना अच्छे से जानते हैं। योगी जी से पहले पूछ लिया होता कि भारत के स्वतंत्रता में भारत को 2 हिस्से करने वाले जिन्ना साहब को सेकुलर बताने वाले आडवाणी साहब के साथ क्या कार्रवाई किया था उन्होंने। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो गृह मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये सब रहते हुए उन्होंने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के को बनाने वाले जिन्ना साहब हैं उनको सेकुलर बताया और उनके अपने किताब में लिखा।
तो योगी आदित्यनाथ जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब और आप उनका औरंगजेब और निलंबन जिन्ना को उस समय सेम पेज पे रखते हैं क्यों नहीं हुआ था? मैं आपको एक बात कह रहा हूं, हाँ, औरंगजेब हो या जिन्ना, भारत के लिए स्वतंत्र भारत का इतिहास में जो लोकतंत्र कायम है वो स्वतंत्रता के बाद कायम है। अच्छा, मुगल कालीन भारत या मुस्लिम भारत या जब अंग्रेजों के पराधीन या फ्रांसीसियों के पराधीन थे, कॉलोनी में थे, उसके इतिहास से हमारा कोई लेना देना नहीं है और न इस मुल्क के लोगों का अगर आपका लेना देना नहीं है तो आपके अबू आजमी के लिए टुकड़े कर देने। नहीं, अगर आपका लेना देना नहीं है कपिल जी, तो आपके अबू आजमी के लिए तो वो इंसाफ पसंद बादशाह थे, जबकि मासीर आलम किताब लेकर बैठे हुए हैं हमारे साथ महेंद्र जी, वो ये बता रहे हैं कि मुगल कितना, औरंगजेब कितना क्रूर था। मैं आ रहा हूं रशीदी साहब इसके बाद। हाँ, नहीं, एक मिनट, जो महेंद्र प्रताप जी बता रहे हैं, हाँ, जरा रोमिला थापर को देख लें, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताबों को देख लें, और जरा बर्मी साहब को देख लें, फ्रांसीसी के लोगों को देख लें, जो इतिहास के राइटर है। देखिए महेंद्र प्रताप जी गाल बजाने का काम नहीं चलेगा। ये प्रोफेसर कपिल बोल रहे हैं, कपिल जी, प्रोफेसर कपिल बोल रहे हैं आपसे। भारत रत्न दे रहे हैं आप, उनको तो आप भारत रत्न दे रहे हैं, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए उसको आपने भारत रत्न दिए। जरा 1-on-1 रख लीजिए प्रोफेसर कपिल और कपिल जी को। देखिए, इनको पहले एक बात तुम्हें ये बता दूं। हाँ, कपिल जी जवाब दे रहे हैं कपिल जी आपकी बात का। मैं भी इस बात को कहूंगा, जिन्ना सेकुलर था, और क्यों था जिन्ना सेकुलर मैं आपको बताता हूं। जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जिन्ना रोजे नहीं रखता था, जिन्ना शराब पीता था, समझे, जिसको लोग कहते हैं कट्टर मुस्लिम लोगों को बोलते हैं, तो वो फिर कट्टरता का नेता कैसे बन गया? प्रोफेसर कपिल, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट ये, प्रोफेसर कपिल, उनका कॉन्टेक्स्ट ये कि हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ा औरंगजेब ने भी और तोड़ा जिन्ना ने भी। आप बताओ भारत तो फिर अखिलेश यादव जिन्ना के क्यों गुणगान कर रहे थे भाई? हाँ, अखिलेश यादव ने जिन्ना का गुणगान किया था, उसको कर रहे थे, जरा आपने उसको भी देख ले। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, क्या कर रहे थे जिनको भारत रत्न दिया गया? बेवकूफ बना रहे हो। जैसे मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा है, वैसे ही तुम्हारी पार्टी को छोड़े। ठीक है, ओके कपिल जी, लेकिन कपिल जी एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि जिन्ना की पैरोकारी करने वालों पर कार्रवाई हो, मैं कहता हूं हो, आपकी मांग ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अबू आजमी जैसों पर भी कार्रवाई और वो आपको करनी है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने कार्रवाई कर दी, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं उन्होंने खुद अपने बयान पर यूटर्न ले लिया। कपिल जी, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं ना, उन्होंने खुद अपने बयान पर यूटर्न ले लिया है। नहीं, ये कपिल कुमार है कौन? ये कपिल कुमार बताएंगे कि कौन इबादत करता था और कौन नहीं करता था। आप दूसरी चर्चा में पढ़ रहे हैं। नहीं, और दूसरा ये जो भारत के 2 टुकड़े करे, इसके लिए जिम्मेदार कपिल। अरे कपिल साहब, आप भारत करने में लगे हुए हो, सूरज की नीतियों को कि तुम जिम्मेदार मानते हो, ये बताओ। तुम तो आज जिम्मेदार मानते हो कि नहीं मानते? भारत समाज को जाति जनगणना करके बांटने में लगे हुए हो, इसकी बांटने की बात कर रहे हो। जो जिन्ना भारत का 2 टुकड़े करने वाला था, अरे ठीक है, ओके, आप टुकड़ा कर रहे हो। मेरे पास लिमिटेड वक्त है कपिल जी और कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव जी और कपिल जी, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। कपिल जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं और इसको कहते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। कपिल जी, अगर आप कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश को तोड़ा और उसकी पैरोकारी करने वालों पर कार्रवाई हो, तो औरंगजेब की पैरोकारी करने वालों पर भी कार्रवाई, और कार्रवाई करना आपके हाथ में, जिसके लिए आप डिनाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। मैं तो आप कह रहा हूं कि नहीं, आप कार्रवाई कर दीजिए, फिर जिन्ना की पैरोकारी वालों पर भी सवाल उठाइए ना। आप कार्रवाई कीजिए औरंगजेब की बात करने वालों पर। औरंगजेब जिसको मसीहा दिखता था उस पर कार्रवाई कीजिए ना साहब। भाई, जिसने बयान दिया वो खुद यूटर्न लेकर बैठा है, आप यहाँ पर बचा रहे हैं उसको। अरे रशीदी साहब प्लीज, उत्तराखंड मांगने तक वालों में रशीदी साहब पे ले आइए। हाँ प्लीज, सुनिए, कपिल जी एक मिनट, रशीदी साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव। सुनिए, अभी कपिल जी ने और महेंद्र प्रताप जी ने 2 बातें इस तरह की कही, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो कपिल जी की बात का जवाब दे दूं। कपिल जी ने कहा कि औरंगजेब, पाकिस्तान को बनाने में औरंगजेब का हाथ था। औरंगजेब कब था, पाकिस्तान कब बना है, ये हिस्ट्री का नंबर 1। सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, पाकिस्तान की किताबों में लिखवाते हैं। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बीच में मत बोला करो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। दूसरे, महेंद्र प्रताप जी आप वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने कहा वो गर्भगृह है जहां ईदगाह है। गर्भगृह तो बाबरी मस्जिद भी थी, उस गर्भगृह पे तो मंदिर बनाया नहीं आपने। उस जगह को छोड़ के 1.5 किलोमीटर दूर पे मंदिर बना दिया जाके। फिर उस गर्भगृह का क्या हुआ?
हालांकि मैंने बीजेपी को वोट किया है और मैं औरंगजेब को समर्थन नहीं करता, मैं समर्थक हूं इस बात का। लेकिन आप मुझे बताइए, गर्भगृह पर मंदिर बाबरी मस्जिद में क्यों नहीं बना अयोध्या में? ठीक है, जो मथुरा में आप गर्भगृह की बात कर रहे हो, जरा पढ़ लिख लिया करो मेरे भाई। आप मुसलमान नफरत में इतना बह जाते हो। सबसे अच्छी बात क्या है ना, महेंद्र जी तो वैसे भी कोर्ट की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जब उनके पक्ष में फैसला आएगा ना, वहां तो वो तो कोर्ट के दर पे है। रशीदी साहब उन पर सवाल छोड़ दीजिए, वो तो कोर्ट के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या हालात हैं, क्या बात, वो तो कोर्ट के यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप औरंगजेब के साथ खड़े नहीं है, तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को भी सुननी चाहिए। और कपिल श्रीवास्तव जी, रशीदी साहब कह रहे थे कि औरंगजेब पर वोट नहीं पड़ते, तो मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे बहुत जल्दी से। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, एक मिनट आ रहा हूँ। कपिल साहब सबसे एंड में आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हम इलाज कर देते हैं। हाँ भाई साहब, गोरखपुर में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से जिन बच्चों की जान चली गई, अरे सचमुच का इलाज तो कर नहीं पाए। और वो कौन सा इलाज करते हैं हमें तो आज तक समझ नहीं पाया। आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेइंतहा खराब है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी से बताइए। ठीक है महेंद्र जी लास्ट 10 सेकंड सर आपके, फिर लास्ट में कपिल जी के पास जाऊंगा। महेंद्र जी लास्ट 10 सेकंड प्लीज सर। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह की बात अभी महानुभाव कह रहे थे, पहले उन्हें तथ्यों को जानकारी होनी चाहिए। जितना भी ये 13.37 एकड़ की जमीन है मथुरा वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि की, और जिसमें 2.5 एकड़ में शाही ईदगाह कहते हैं आप लोग, वो बना हुआ है। इसमें जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा खसरा खतौनी में आपका कहीं नाम दर्ज नहीं है। इतिहास की किताब है मेरे हाथ में, और देखिए फ्रैंकोस गोटियर लेके आया हूँ। आप सुन लीजिए, देखिए प्लीज आप सुन लीजिए, फ्रैंकोस गोटियर लेके आया हूँ। फ्रैंकोस गोटियर की किताब देख लीजिए, इसमें पूरा वर्णन है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह से क्या किया। पूरा फ्रैंकोस गोटियर सुनवाई कर रहा है, फ्रांस का इतिहास। और आज बात औरंगजेब की हो रही जिसने मंदिरों को तोड़ा। खैर समाजवादी पार्टी से दो टूक कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की आप निकाल दीजिए, नहीं तो आप हमें दीजिए यूपी लाकर, हम इलाज कर देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की डिफेंड कर रही है और इस पर आगे चर्चा कहां तक जाती है, क्योंकि खुद अबू आजमी तो यू टर्न ले चुके हैं, समाजवादी पार्टी उनके स्टैंड पर स्टैंड ले रही। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से